Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Dear student, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन. स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर नंबर 3 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है और प्रोजेक्टाइल हम किसे कहते हैं. स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की तो किसी भी बॉडी की टू डिमेंशनल मोशन, अगर कोई भी बॉडी जो है वो टू डिमेंशनली मूव कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सच अ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. और वो जो बॉडी होगा हम उस बॉडी को नाम देंगे प्रोजेक्टाइल का. स्टूडेंट, फर्ज करो हम कहते हैं कि ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी जो है ये मूव कर रही है और स्ट्रेट रोड पर. अगर ये स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो याद रखिएगा उसकी जो मोशन है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी की जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन है. सिमिलरली अगर किसी भी पर्सन ने या किसी भी बैट्समैन ने यहाँ पे किसी भी बॉल को जो है वो शूट किया है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बॉल जो है वो एक सर्टन जो है वो हाइट कवर की है इसने और एक सर्टन रेंज भी जो है वो कवर की है. या मैं यूं भी कह सकता हूं कि इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस जो है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल भी कवर की है और उसके साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी जो है वो कवर की है. तो इस बॉडी की जो मोशन होगी वो टू डिमेंशनल मोशन होगी लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली हम लोग इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को जो है वो थ्रो किया जाए और किस वेलोसिटी के साथ वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी के साथ और वो बॉडी जो है वो एक सर्टेन एंगल विद एक्स एक्सिस बना रहा हो और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो तो इस बॉडी की मोशन को हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का. तो हम दोनों तरीकों से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. टू डिमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. या व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन with velocity vi under the action of gravity and making certain angle with x-axis, such a motion is called projectile motion and that body is called projectile. तो स्टूडेंट, उसकी एग्जांपल है हमारे पास मिसाइल शूट फ्रॉम गन. मिसाइल जब उसको गन से जो है वो शूट किया था उसकी मोशन भी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है क्योंकि वो भी टू डिमेंशनली मूव करता है. तो उसके साथ साथ रॉकेट आफ्टर इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, तो रॉकेट की मोशन भी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है. और उसके साथ साथ थ्रोन क्रिकेट बॉल, जब हम किसी क्रिकेट बॉल को जो हिट करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से क्रिकेट बॉल जो है वो मूव कर रही होती है या फिर इस तरीके से या इस तरह से. तो ये तमाम मोशन जो है वो टू डिमेंशनल मोशन है तो इसकी मोशन भी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी. उसी के साथ साथ अगर हम फुटबॉल थ्रोन इन एयर, जब किसी फुटबॉल को पर्सन जो है वो किक करता है तो आपने देखा होगा कि उसकी मोशन भी क्या होती है, टू डिमेंशनल मोशन होती है. तो अब तक हम लोगों ने सीखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहा जाता है और प्रोजेक्टाइल क्या होती है और उसके साथ हमने उसकी एग्जांपल जो है वो देखी है. अब इस एग्जांपल्स के अंदर और इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर ये मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया और उसके साथ साथ क्रिकेट बॉल हो गई, फुटबॉल, ये तमाम क्या है, प्रोजेक्टाइल हैं. इसी तरीके से हम स्टोन भी कह सकते हैं. किसी स्टोन को जब आप लोग हिट करते हैं तो वो अलोंग द वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर करता है तो उसकी मोशन भी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी. सिमिलरली स्टूडेंट, अब प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो कर रहा होता है, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी. मीन कि अगर हम यहाँ पे बात करें बॉल की, बॉल जो है वो इस रास्ते के ऊपर जो है वो जा रही है या इस पाथ को फॉलो कर रही है तो ये जो पाथ होगा इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी का नाम देंगे. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करते हैं किसी फुटबॉल की तो फुटबॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल होगी. अब उसका जो पाथ है जो फुटबॉल ने अडॉप्ट किया उसको हम प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी का नाम देंगे. उसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. स्टूडेंट, हमारे कोर्स में इसको मेंशन नहीं किया गया लेकिन आपको पता होना चाहिए. एक होती है लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. स्टूडेंट, बात यहां पे अगर हम बात करें लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन की तो लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन वो प्रोजेक्टाइल मोशन है कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को
थ्रो किया जाता है एट सर्टन एंगल, और वो एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मसलन आपने किसी भी एक सर्टन हाइट से एक बॉल को जो है वो थ्रो किया, यानी किसी भी हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं और आपने ऐसे बॉल को जो है वो थ्रो किया है, इसका मतलब ये होगा कि उसका एंगल क्या होगा, विद एक्स एक्सिस या विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी बॉल को या किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाएगा एट सर्टन एंगल, और वो जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उस वक्त जो प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप होगी दैट्स का लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन भी किया हुआ है कि आपने यहाँ पे किसी भी, यहां से किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो है वो थ्रो किया, यहाँ पे देखें तो ये प्रोजेक्टाइल जब सर्टन हाइट से आपने थ्रो किया तो एंगल क्या है, 0 है, एंगल 0 है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, उस वक्त ये जब इसका एंगल 0 है, जब आपने इसको सर्टन हाइट से जो है वो थ्रो किया है, उस वक्त इसका एंगल भी 0 है, और इस वक्त ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो है वो मूव कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन याद रखिएगा वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स के अंदर। अब अगर आप यहां पे गौर करें तो यहां पे जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वजह क्योंकि बॉडी वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का वो 0 होगा, जबकि बॉडी जो है वो मूव कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। इसका मतलब ये हुआ फॉर एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए कि जब हम किसी बॉडी को एक सर्टन हाइट से थ्रो करते हैं तो बॉडी कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से मूव कर रहा होता है, या उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो याद रखिएगा उस वक्त कंपोनेंट कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। मीन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो कंपोनेंट की वजह से बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। उसी के साथ साथ जैसे जैसे बॉडी जो है वो नीचे आता जाएगा, अब आप यहां पे देखेंगे कि थ्रो आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो वी आई एक्स ही है यहां पे भी हर पॉइंट पर, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहां पे 0 था, फिर यहां पे मजीद इंक्रीज हो गया वी आई वाई डैश, और यहां पे वी आई वाई डबल डैश। इस तरीके से जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा, इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें वो भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके साथ दूसरी जो टाइप है वो होती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं यहां पे बात करूं तो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी हम किसी बॉडी को जो है वो थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी, और वो बॉडी जो है वो एक सर्टेन एंगल बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और बॉडी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। यहां पे देखें जब आपने बॉडी को जो है थ्रो किया तो बॉडी ने एक्स एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल बनाया है, और इस वी आई वेलोसिटी के साथ जो मूव किया है, तो उस वक्त जो प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप होगी दैट्स कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके साथ हम यूं भी कह सकते हैं कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को एक ऐसे एंगल पर थ्रो किया जाए जबकि एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0, यहां पे अगर आप देखें एंगल जो है वो 20 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, यहाँ पे 45 है, यानी कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस वक्त जो प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप होगी दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब स्टूडेंट ये तो था हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं कि लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम लोग देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग रेंज जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, और हाइट ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो स्टूडेंट अगर आप यहां पे गौर करें, लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन जब एंगल क्या होता है, 0। अब आपने जब इसको थ्रो किया स्टूडेंट, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, मीन कि जब हम बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना हाइट ट्रेवल करता है। तो स्टूडेंट उसके साथ साथ हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सेकंड वहां पे यूज होती है जब आप किसी भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हो किसी टाइम टी के अंदर, और वो एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज किया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड जनरल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट हम लोग कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब है तमाम जो कंपोनेंट होंगे वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एस जो है एस एक्स बन जाएगा, यानी डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू वी आई एक्स टी और प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। मीन के तमाम जो कंपोनेंट है मैंने हॉरिजॉन्टल के अंदर कन्वर्ट करने हैं, वजह क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। अब स्टूडेंट एस एक्स यानी डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर आप यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो ये देखें एस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर, और उसके साथ मैंने कहा था कि जो वेलोसिटी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। हम जानते हैं अगर वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं a इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल t होता है। अगर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो। अब ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अंडर एंगल ऑफ 0 डिग्री, जब एंगल 0 डिग्री पर फेंकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें वर्टिकल डिस्टेंस की, वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी हम लोग वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, लेकिन अब तमाम जो कंपोनेंट है वो वर्टिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। एस वाई में कन्वर्ट हो गया, यानी डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें वी आई वाई जीरो, वजह हमने जब बॉडी को थ्रो किया था इस पॉइंट से, उस वक्त वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था? जीरो था। तो स्टूडेंट जी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो और डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू वाई। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगा? वाई होगा, अलोंग द वाई एक्सिस, तो हमने उसको वाई लिखा। ए वाई इज इक्वल टू जी, क्योंकि बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और टू वर्ड ग्रेविटी जब होगा तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। ए वाई इज इक्वल टू जी के। अब स्टूडेंट ये तमाम वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन के अंदर। वाई इज इक्वल टू 0t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम एक सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं या 0 डिग्री एंगल पर जो है वो थ्रो करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें 1/2 वैसे ही कांस्टेंट टर्म है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। आपसे यहां से भी MCQ जो है वो पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर मैं यहां से जो है वो टाइम की वैल्यू निकालूं, t स्क्वायर को रहने दें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो आपके पास क्या आ जाएगा? g जो है वो डिवाइड हो जाएगा और t स्क्वायर, और अब अगर हम कैंसिल करेंगे अंडर रूट तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2y ओवर g आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और g यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और टी स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 2y ओवर g अंडर रूट आ जाएगा। ये दोनों रिलेशन फॉर एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको टाइम गिवन है और वर्टिकल डिस्टेंस पूछा जाता है तो आप लोग कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टाइम स्क्वायर के। इसी के साथ साथ अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, तो आप लोग टाइम भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं उसका, जब प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन हाइट से जो है वो थ्रो किया गया। और ये देखना चाहते हैं हम लोग कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितना टाइम जो है वो टेक करता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वो रिलेशन थे और ये रिलेशन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने का। अब हम लोग जो है वो देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की हमने बात की थी कि जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो है वो एक ऐसे एंगल पर थ्रो किया जाए जब एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, या जब बॉडी जो है वो एक सर्टेन एंगल बना रहा हो विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। और इस वक्त बॉडी का जो पाथ है वो क्या है? हमारे पास प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी और वो पैराबोलिक होगा। तो स्टूडेंट अगर हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना चाहते हैं, देखें हमने किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, अब हम ये देखना चाहते हैं बॉडी ने ये कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें, आपने जब यहां से थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी के साथ, बॉडी यहां पे जब पहुंचा तो उस वक्त वेलोसिटी कौन सी होगी? फाइनल, क्योंकि हम जानते हैं एक सर्टेन हाइट पर कुछ देर के लिए बॉडी की वेलोसिटी जो है क्या होती है? 0, उसके बाद वापस आना शुरू हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे वेलोसिटी vf और ये वेलोसिटी vi। अब vi से vf तक चेंज है तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे?
थर्ड। हमने कहा था कि डिस्टेंस को फाइंड करना हो या तो सेकंड यूज करते हैं या थर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्यों? क्योंकि वी आई से आपने थ्रो किया और वी एफ तक बॉडी ने अप्रोच की, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस जनरल इक्वेशन को मैं along द वर्टिकल एक्सिस टर्म में ले आऊंगा। तो 2 वैसे a जो है वो ए वाई और s जो है एस वाई, वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर, यानी तमाम कंपोनेंट को मैंने वर्टिकली जो है वो कन्वर्ट कर दिया। वजह क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट, और हमें हाइट फाइंड करनी है, मीन के वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अब हम जानते हैं ए वाई क्या होगा। हम जान सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ए वाई इज इक्वल टू नेगेटिव जी, और एस वाई किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, वाई के बराबर। और हमने अभी कहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस का हाइट, तो उसको हमने एच का नाम दे दिया। तो एस वाई की ये वैल्यू बन गई। और वी एफ वाई क्या होगा? स्टूडेंट आप अगर यहाँ पे देखें तो बॉडी तो ऐसे मूव करेगा, ये तो कंपोनेंट वैनिश हो गया यहाँ पे, ये तो कंपोनेंट है ही नहीं। तो वी एफ वाई कंपोनेंट जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो 0 है। यहाँ पे आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि बताएं कि जब बॉडी जो है वो एक सर्टेन हाइट को अडॉप्ट कर लेता है तो बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्टूडेंट याद रखिएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो 0 नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वी एफ एक्स जो है वो 0 नहीं होगा, जबकि वी एफ वाई जो है वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आप लोगों को आइडिया होने चाहिए। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें वी एफ वाई 0, वी आई वाई क्या होगा? स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये किया कि जब बॉडी को आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो ये इनिशियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये और ये। इस शक्ल को मैंने अलग यहाँ पे शो कर दिया। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पे ड्रा किया अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वी आई एक्स यानी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसका कंपोनेंट था? ये वी आई का, और वी आई कहाँ पे है? हाइपोटेन्यूज पर। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास क्या है? वी आई एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? वी आई। तो स्टूडेंट वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई cos थीटा बन जाएगा क्योंकि ये वी आई इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे वी आई वाई फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो वो साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आई वाई ओवर वी आई। तो ये वी आई इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देख लें वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा आ गया। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यूज आई, इन तमाम वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया इस जनरल इक्वेशन के अंदर। तो इस इधर जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस जी, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या थी? एच, और ये 0 का स्क्वायर, और ये वी आई साइन थीटा। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास टर्म आ गई, ये हमारे पास माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या स्क्वायर है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसर। अब ये हमारे पास 2g है क्योंकि हमने हाइट फाइंड करना है, h को यहाँ पे रहने दें और 2g को इधर ले जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। स्टूडेंट अब अगर हम यहाँ पे देखें, हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पर, हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है ग्रेविटी पर। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी जो है वो 1 टाइम इंक्रीज होगी तो हाइट भी 1 टाइम, लेकिन अगर वेलोसिटी 2 टाइम इंक्रीज होती है तो हाइट 4 टाइम होगी। वजह क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। उसके साथ साथ हाइट जो है वो डिपेंड करती है ग्रेविटी पर। अगर ग्रेविटी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी तो हाइट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, हाइट जो है वो कम होगी। मसलन अगर हम इसे प्रोजेक्टाइल को किसी ऐसी जगह पर जो है वो थ्रो करते हैं जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे प्रोजेक्टाइल जो है वो हाइट कम ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर हम उसे ऐसी जगह पर थ्रो करते हैं जहां पे ग्रेविटी कम है, मीन के जमीन के निस्बत चांद पर जाके थ्रो करते हैं, तो हम जानते हैं ग्रेविटी क्या होगी? कम। और ग्रेविटी कम होगी तो हाइट जो है वो ज्यादा होगी, प्रोजेक्टाइल वहां पे ज्यादा हाइट जो है वो टेक करेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट अब ये तो हमारे पास था कि इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं। अब अगर हम इसे किसी 90 एंगल पर थ्रो करते हैं, याद रखिएगा उस वक्त साइन 91 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वी आई स्क्वायर ओवर 2g, और हम जानते हैं आगे हम फाइंड करेंगे वी आई स्क्वायर ओवर जी जो होता है वो मैक्सिमम रेंज के बराबर होता है, तो रिलेशन आ जाएगा r ओवर 2, h मैक्सिमम इज इक्वल टू r ओवर 2। और इसी तरीके से अगर हम इसे कि प्रोजेक्टाइल को जो है वो 45 एंगल पर थ्रो करते हैं तो याद रखिएगा h इज इक्वल टू r मैक्सिमम ओवर 4 का। वजह क्योंकि साइन 45 1 ओवर 2 अंडर रूट के 1 ओवर 2 अंडर रूट के साथ स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, 1 ओवर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, r मैक्सिमम ओवर 4 ये रिलेशन रहेगा। स्टूडेंट फॉर एमसीक्यूज थीटा इज इक्वल टू 90,
तो आर ओवर टू इज इक्वल टू एच मैक्सिमम, और अगर हमारे पास एंगल जो है वो क्या हो 45 हो तो एच यानी हाइट मैक्सिमम का रिलेशन आर मैक्सिमम ओवर 4 जाके बनेगा, या आर मैक्सिमम का रिलेशन क्या बनेगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिलेशन है जो आपसे एमसीक्यूज टाइप जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है दैट्स का टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है हमें ये जब टाइम जो है वो फाइंड करना है तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी, सेकंड। वजह क्योंकि हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है वो थ्रो किया, अब बॉडी ने यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो टेक की है, तो मैं कह सकता हूं कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 इसके सेकंड यूज होगी। थर्ड क्यों यूज नहीं हो रही, थर्ड वहां पे यूज होती है जब बॉडी का रिलेशन इनिशियल के साथ साथ और फाइनल के साथ और उसके साथ साथ डिस्टेंस फाइंड करना हो। मीन कि अगर हमने किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया और उसने जाके फाइनल वेलोसिटी जो है वो गेन कर ली, तो उस वक्त डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए थर्ड यूज करते हैं। जबकि अगर सिर्फ हमें इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशनशिप दिया हुआ तो वहां पे सेकंड यूज होगी। तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी along the vertical, so all component will be changed into vertical। sy is equal to vi by t plus 1/2 a by t का स्क्वायर। स्टूडेंट sy क्या होगा, देखें बॉडी ने जितना डिस्टेंस जाने में ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस वापस आने में, तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो टोटल डिस्टेंस इसका क्या होगा, नेट डिस्टेंस। याद रखिएगा ये नेट डिस्टेंस है बॉडी का जाने का और आने का, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नेट इफेक्ट विल बी जीरो। एस वाई जो है वो जीरो, और वी आई वाई की अभी हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे निकाली थी वी आई साइन थीटा, ये वी आई साइन थीटा, ए वाई क्योंकि बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी सो माइनस जी, तो ए वाई इज इक्वल टू नेगेटिव जी। ये तमाम वैल्यूज पुट की इस इक्वेशन के अंदर, तो ये रिलेशन आ गया, और यहां से हम लोगों ने टाइम की वैल्यू को जो है वो फाइंड की है। तो स्टूडेंट टाइम हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, क्योंकि एक t के साथ t कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। अब अगर यहाँ पे देखें तो टाइम जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पर, टाइम जो है वो डिपेंड करता है साइन थीटा पर, और टाइम जो है वो ग्रेविटी पर। ये रिलेशन है फॉर एमसीक्यू। अगर वेलोसिटी 1 टाइम इंक्रीज होगी टाइम भी 1 टाइम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी 2 टाइम तो टाइम भी 2 टाइम, वजह क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्टली है। उसके साथ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ज्यादा देर जो है वो प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम बात करें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट अब हमने रेंज को फाइंड करना है, तो ये देखें यहां से जब आपने थ्रो किया तो इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया, स्टूडेंट वी आई वेलोसिटी के साथ थ्रो किए। हम ये नहीं देख रहे कि बॉडी ने जाकर कितनी वेलोसिटी जो है वो अडॉप्ट की है, तो इसका मतलब है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम रहता है, वो चेंज ही नहीं होता, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी ही रहेगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे भी जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करेंगे, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। लेकिन अब इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल निकाल रहा हूं डिस्टेंस, तो एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट एस एक्स डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स के बराबर, और x इज इक्वल टू हमने क्या कहा है, उसको रेंज कहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेंज मैंने r लिख दिया, और वी आई एक्स किसके बराबर होगा, हमने अभी फाइंड किया था वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ax जीरो क्यों होगा, हमने पहले बात की थी, यहाँ पे बात की थी इस केस के अंदर, और यहाँ पे भी बात की थी ax विल बी जीरो। वाई, क्योंकि बॉडी इन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होता, सो इसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। कौन सा एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो। तमाम वैल्यूज पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, तो r इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और t की वैल्यू हमने यहाँ पे भी फाइंड की थी, ये है 2vi sin थीटा ओवर जी, तो ये मैंने पुट कर दी, ये देखें प्लस ये तो पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो। तो स्टूडेंट अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वी आई स्क्वायर 2 को यहाँ पे रख दिया 2 cos थीटा sin थीटा, ये आ गया ओवर जी। हम जानते हैं 2 cos थीटा sin थीटा जो होता है वो फार्मूला है, वो किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। तो स्टूडेंट sin 2 थीटा ये पूरा फार्मूला यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के तहत 2 cos थीटा sin थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के, तो r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है रेंज का रिलेशन। इसी तरीके से अगर मैं यहां से बनाऊं तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर लाइक अ हाइट, सिमिलरली रेंज इज
डिपेंड अपॉन ग्रेविटी बट इनवर्सली। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि जब हम प्रोजेक्टाइल को 45 एंगल पर थ्रो करते हैं, रेंज मैक्सिमम क्या होगी, वी आई स्क्वायर ओवर जी के बराबर होगी। तो स्टूडेंट ये मैक्सिमम रेंज है और ये रेंज का फार्मूला है। और अगर आपको कहा जाए कि रेंज का रिलेशन विद मैक्सिमम रेंज बताएं तो R इज इक्वल टू R मैक्सिमम साइन 2 थीटा होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास हाइट का रिलेशन है फॉर मैक्सिमम हाइट, H का H मैक्सिमम के साथ, तो H इज इक्वल टू H मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसके साथ क्योंकि हम जानते हैं जो हाइट है वो मैक्सिमम कब होती है, 90 एंगल पर। और अगर हम बात करें रेंज की, रेंज कब मैक्सिमम होती है, अगर हम बात करें तो 45 पर। और रेंज और हाइट आपस में इक्वल कब होते हैं, याद रखिएगा 76 डिग्री पर। अगर आप निकालेंगे तो R इज इक्वल टू H जो है वो 76 डिग्री पर आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर एंगल बढ़ता जाएगा 76 से तो हाइट जो है वो मैक्सिमम होगी लेकिन रेंज जो है वो कम होती जाएगी। और अगर आप 45 एंगल पर जो किसी चीज को थ्रो करते हैं तो ज्यादा रेंज जो है वो ट्रेवल होगी। और उसके साथ साथ रेंजेस आपस में कब इक्वल होती हैं, R1 इज इक्वल टू R2। याद रखिएगा जब एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल से मुराद ये है कि अगर दो एंगल का सम जो है वो 90 हो तो उन दोनों एंगल के ऊपर रेंज जो है वो आपस में इक्वल होगी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास कुछ रिलेशन फॉर एमसीक्यूज, उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने हर एक चीज जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके साथ अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है लॉन्चिंग से लैंडिंग तक का। अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ हाइट तक का क्या टाइम होगा तो इसका हाफ कर लें तो वी आई साइन थीटा ओवर जी होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जो है वो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।